तो आइए अब हम लोग देखते हैं कूलम्ब के नियम की सीमाएं। क्या है कूलम्ब के नियम की सीमाएं? तो कूलम्ब के नियम की सीमाएं है कि कूलम्ब का नियम कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा। तो सबसे पहले है कि यह नियम केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है, यानी वैसे आवेश जो रुके हुए हैं उन्हीं पर कूलम्ब का नियम लागू होगा। जो आवेश चल रहे हैं उन पर लागू नहीं होगा। जो गतिशील आवेश हैं उन पर कूलम्ब का नियम लागू नहीं होता है। दूसरा कहता है कि यह नियम बिंदु आवेशों पर लागू होता है, यानी कि जो छोटे आवेश अत्यंत सूक्ष्म आवेश है, बिंदु आवेश है, उन्हीं पर कूलम्ब का नियम लागू होता है। बाकी बड़े आवेशों पर कूलम्ब का नियम लागू नहीं होता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है कि आवेशों के मध्य दूरी न तो बहुत अधिक होनी चाहिए और न बहुत कम होनी चाहिए। यानी कि उन्हीं आवेशों पे लगेगा कूलम्ब के नियम जिन आवेशों के बीच की दूरी न तो बहुत ज्यादा हो और न ही बहुत कम हो। यानी मान लीजिए कि एक आवेश और दूसरे आवेश के बीच में 500 किलोमीटर का दूरी है, तो कोई उस पर बल लगेगा ही नहीं। एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कोई बल लगाएगा ही नहीं, फोर्स लगाएगा ही नहीं, तो वहां कूलम्ब का नियम लागू ही होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो दूर वाला हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए नजदीक वाले की बात की जाए तो परमाणु के नाभिक में देखते हुइएगा कि बहुत सारा प्रोटॉन होता है। किसी में 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन दोनों, अगर मान लीजिए किसी में 2 प्रोटॉन है परमाणु के नाभिक में, तो दोनों में कितने प्रोटॉन पे कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है। और आप जानते हैं कि समान आवेश प्लस आवेश एक दूसरे को क्या करेगा? विकर्षित करेगा। लेकिन विकर्षण तो होता नहीं है, वो न्यूक्लियस में दोनों का दोनों आवेश नाभिक में रहता ही है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि नाभिक बहुत छोटा जगह है, बहुत कम दूरी होता है दोनों प्रोटॉन के बीच की। तो बहुत कम दूरी होता है तो विकर्षण के बदले कौन सा बल लगाने लगता है? आकर्षण बल लगाने लगता है। और आकर्षण बल साधारण आकर्षण नहीं होता है, अभी तक का सबसे मजबूत, सबसे ज्ञात में सबसे मजबूत आकर्षण बल लगाने लगता है। तो वहां कूलम्ब का नियम क्या हो जाता है? फेल। तो कूलम्ब का नियम क्यों फेल हो गया? क्योंकि दोनों आवेश के मध्य की दूरी बहुत ही कम थी, इसलिए कूलम्ब का नियम वहां लागू नहीं होता है। तो यही है 3 कूलम्ब के नियम की सीमाएं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। इसमें है कूलम्ब के नियम का सदिश रूप। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो कूलम्ब के नियम का सदिश रूप करना है। तो अब देखिए क्या लिखता है कि माना कि 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 है। तो देखिए Q1 है और एक Q2 है, जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः R1 और R2 है। तो देखिए इसका मूल बिंदु ओरिजिन से क्या है? स्थिति सदिश का Q1 का हम R1 ले लेते हैं, ठीक है, और इसका क्या ले लेते हैं? R2 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि अब सदिश रूप लिखना है, वेक्टर के रूप में लिखना है। तो अब देखिए जरा इस पे देखिए, एक यहाँ Q1 से Q2 के बीच की दूरी है। अब Q2 पे फोर्स लगेगा, Q2 चार्ज पे किसके कारण लगेगा? Q1 के कारण। तो इस फोर्स को हम मान लेते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी 1 के कारण। ठीक है, उसी तरह प्रकार से Q1 पे भी फोर्स लगेगा। तो Q1 पे फोर्स लगेगा किस पे? 1 पर। किसके कारण लगेगा? 2 के कारण लगेगा। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम लोग फोर्स लगाएंगे, यानी कि Q1 के कारण Q2 पे लगेगा, तो इस दूरी को हम लोग लेंगे 1 से 2 की ओर लग रहा है तो R12। और जब हमारा 2 से 1 की ओर लगेगा तो हम लोग क्या लेंगे? इसको 2 से 1 की ओर गया तो इस दूरी को लेंगे हम लोग क्या? R21। ठीक है, तो ये R12 वेक्टर हो गया और ये कौन सा हो गया? R21 वेक्टर। अब चलिए हम लोग इसमें देखते हैं कि कैसे इस पे फोर्स लगाते हैं और फिर हम लोग इसका सदिशीय रूप ज्ञात करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग F21 निकालते हैं। तो F21 क्या है? Q1 के कारण Q2 पर बल। तो Q1 के कारण Q2 पर कितना बल लगेगा? तो वो बल लग रहा है F21। और F21 का मान आप जानते ही हैं कूलम्ब के नियम के हिसाब से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या होगा? अब देखिए यहाँ 1 के कारण 2 पे लग रहा है तो कौन सा लेंगे हम लोग? R12। ठीक है, इसका स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग, चूंकि ये सदिश रूप लिखना है तो इसमें दिशा भी देना होगा। ये तो पूरा परिमाण हो गया। आपको नहीं, यहाँ सदिश का एरो लगा हुआ है तो मॉड भी तो लगा दिए। तो मॉड जैसे ही लगाते हैं तो परिमाण में बदल जाता है। तो R12 का है, जो ये R12 है उसी का कैप लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। तो आप देखिए, ठीक है, और Q2 पर Q2 के कारण Q1 पर बल। अब देखिए Q2 के कारण Q1 पे बल निकालना है, तो यानी कि F12 निकालना है हम लोग को। तो फिर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अब यहाँ फिर Q1 Q2 ही होगा क्योंकि आवेश Q1 Q2 ही है। लेकिन अब ये जो R होगा वो R21 का स्क्वायर होगा, और इसको सदिश रूप में देने के लिए इसमें R21 का हम लोग क्या लगाएंगे, कैप। इसको हम लोग कौन सा इक्वेशन मान लेंगे, दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जरा देखिएगा, ये पहला दोनों इक्वेशन हमारा दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं कि R12 और R21 में क्या है दिक्कत। तो R12 और R21 का परिमाण सेम है, यानी कि दोनों का लंबाई तो सेम है Q1 से Q12 के बीच में, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है, यानी दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सिंस चूंकि R12 तथा R21 की लंबाई समान है, अर्थात परिमाण समान है परंतु दिशा विपरीत है। ठीक है, तो अगर दो दिशा विपरीत हो जाए तो क्या करते हैं हम लोग, तो हम लोग करते क्या है कि अगर इसका निगेटिव ले ले, किसी एक का हम लोग क्या ले ले, निगेटिव ले ले, तो जब हम किसी एक का निगेटिव ले लेंगे तो वो दूसरे के विपरीत में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसका निगेटिव ले लेंगे, R21 का निगेटिव लेंगे, तो ये R12 के दिशा में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ रहे। तो हम लोग यहाँ पे निगेटिव लेने का काम करेंगे कि R12 के दिशा में हो जाए। अब जैसे देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग ले लेते हैं, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर R12 बराबर हम लोग माइनस R21 लिख सकते हैं। ठीक है, R12 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस R21। एक ये हो गया, इसलिए अगर R12 का कैप भी होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस R21 का कैप। अब ये मान समीकरण 2 में रखने पर अब इसका मान देखिए, समीकरण 2 क्या कहलाता है, यहां नीचे दिया हुआ है समीकरण 2, यहां पे आप देख सकते हैं। तो F12 बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा में क्या आएगा। अब देखिए R21 के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, R21 है। अच्छा, एक चीज यहां देख लीजिएगा, तो यहां से R21 का मान हमारे पास आ जाएगा माइनस R12। ये माइनस साइन को हम लोग इधर माइनस, दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, या R21 कैप का मान कितना हो जाएगा, माइनस R12 कैप हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, माइनस R12 का स्क्वायर और फिर आएगा माइनस R12 का कैप। अब चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये वाला जो माइनस है ये तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R12 का स्क्वायर, और चूंकि ये माइनस वाला तो प्लस होगा नहीं, तो ये माइनस साइन कहाँ जाएगा, यहाँ R12 कैप, और ये कौन है, F12। अब जरा इसको हम लोग अगर देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R12 का स्क्वायर और R12 का, ये ठीक इक्वेशन 1 जैसा नहीं लग रहा है। तो ये इक्वेशन 1 का ही मान ये सेम टू सेम यहाँ हो गया, तो इसके बदले में हम F21 लिख सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये ब्रैकेट में, ये इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, F21 लिख सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा F12 बराबर माइनस F21 आ गया, और यहां पे किसको लिख देंगे, समीकरण 1 से। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया, समीकरण 1 से हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, कि F21 बराबर क्या होता है, माइनस F2, F12 बराबर क्या होता है, माइनस F21। तो इससे क्या पता चला कि दोनों जो फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स का मान क्या है, समान है, लेकिन दिशा क्या है, दोनों का विपरीत है। तो अब आप ये देखिए जरा ध्यान से, ये जो समीकरण 1 है 2 है, ठीक है, समीकरण 1 है 2 है, तो एक बात तो पहले लिख देते कि अतः, यहां पहले एक लिख देते हैं कि अतः F12
तथा F21 बलों का परिमाण यानी मान समान है, परंतु दिशा विपरीत है। ठीक है। आप कहिएगा कि जी वेक्टर फॉर्म कहाँ है, इसमें सदिश रूप कहाँ है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ध्यान से अगर आप देखिएगा तो जो समीकरण 1 है और जो समीकरण 2 है यही तो सदिश रूप में दिया हुआ है ना, ऊपर एरो लगा हुआ सदिश रूप है, तो यहाँ लिख देंगे अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 कूलाम के नियम का सदिशीय रूप है। ठीक है। तो ये समीकरण 1 तथा 2 कूलाम के नियम का क्या है? सदिशीय रूप है। तो ये आपका सदिशीय रूप के बारे में आपको पता चल गया होगा। और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि पता चल जाए कि दोनों फोर्स बराबर होता है तथा कौन सी दिशा में होता है? विपरीत दिशा में होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को कई बार देखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।